ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने की, इसलिए हिम्मत अभी जारी है। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजू फॉर यू में। आज का हमारा विषय है भाषा का स्वरूप। तो चलिए देखते हैं भाषा का स्वरूप क्या है और भाषा का विकास किस तरीके से हुआ। आइए सबसे पहले देख लेते हैं भाषा का स्वरूप क्या होता है। स्वरूप को समझने के पहले पहले रूप और स्वरूप में अंतर देखना पड़ेगा। रूप क्या होता है? रूप जैसे मैं आपके सामने दिख रही हूँ, मैं वैसी हूँ, मेरे में अंदर कोई बदलाव नहीं आया, तो ये हमारा रूप हो गया। और स्वरूप क्या होता है ये मैं आपको एक उदाहरण देकर के बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आपका ये, आप छोटे रहे होंगे तो पहले आपका स्वरूप ऐसा था, बाल्यावस्था आपका था, ठीक है। फिर आपका स्वरूप थोड़ा सा बदलाव आया और आप हो गए किशोरावस्था में। किशोरावस्था से जब बदलाव आया तो आपका बन गया प्रौढ़ावस्था, और प्रौढ़ावस्था का जब रूप बदला तो ये बन गया वृद्धावस्था। इसी तरीके से भाषा के भी रूप जो है वो चेंज होते गए, और इसी का कोई के ही बदलाव को ही भाषा का स्वरूप कहा गया, या भाषा के विकास को ही भाषा का स्वरूप कहा गया। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग चलिए देख लेते हैं कि भाषा के कौन कौन से स्वरूप होते हैं। भाषा के सबसे पहले जो होता है वो होता है बोली। बोली बोली जो है ये भाषा की सबसे लघुतम रूप होता है, और ये इसका जो क्षेत्र होता है बोली का वो बहुत ही सीमित होता है। इसकी चर्चा करेंगे, एक एक करके इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। पहले देख लेते हैं कि बदलाव कैसे आया। बोली के बाद जो भाषा का स्वरूप चेंज हुआ, तो जो बोली थी वो जब बोली का स्वरूप चेंज हुआ तो ये हो गई आपकी साहित्यिक भाषा। ये हो गई साहित्यिक भाषा, या यूं कह दें कि जब बोली व्याकरणिक हो गई और साहित्यिक में ही जब इसकी साहित्य की रचना हुई, साहित्य की रचना हुई, तो इसे कह दिया गया साहित्यिक भाषा। ठीक है, यानी बोली का जो विकसित रूप हो गया वो हो गया साहित्यिक भाषा। और ये भाषा कैसी हो गई? व्याकरणिक हो गई, इसमें कुछ साहित्य की रचना हुई। इसी तरीके से आगे चलकर साहित्यिक भाषा का जब रूप विकसित हुआ तो ये हो गया राजभाषा। ठीक है, और जब राजभाषा का रूप विकसित हुआ तो ये हो गया राष्ट्रभाषा, जो कि पूरे राष्ट्र के द्वारा स्वीकार किया जाता है, और जो भाषा जनमानस में व्याप्त होती है उसे कहते हैं राष्ट्रभाषा। तो इतना आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से भाषा का स्वरूप बदलता गया। बोली से साहित्यिक भाषा में बदलाव आया, साहित्यिक भाषा से राजभाषा बनी, और राजभाषा से राष्ट्रभाषा बनी। अब हम लोग एक एक को चर्चा करेंगे। सबसे पहले बोली के विषय में चर्चा करेंगे, फिर साहित्यिक भाषा के विषय में, फिर राजभाषा के विषय में, फिर राष्ट्रभाषा के विषय में। चलिए आइए देखते हैं भाषा के स्वरूप का जो सबसे लघुत्तम रूप होता है या प्रारंभिक रूप जिसे कहते हैं वो है आपका बोली। बोली का क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है, या यूं कहें कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। हमारे देश में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? जैसे जो बोलियां बोली जाती हैं वो है ब्रज, मगही, बघेली, पहाड़ी, मारवाड़ी, बुंदेली। तो इस तरीके से हमारे देश में करीब 600 या 600 से ज़्यादा बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये ले लिया।
दूसरा ये देखते हैं कि जो बोली होती है उसमें लोकगीत और लोक कथाएं बनती हैं। लोक कथाओं की रचना होती है। बोलियों में लोकगीत और लोक कथाओं की रचना होती है। तीसरा पॉइंट ये ले लेते हैं कि बोली को देशज भी कहा जाता है। बोली को देशज भी कहा जाता है। ठीक है, बोली को देशज भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी आ गई। अब जब विकास हुआ, तो मैंने बताया था बोली का जब विकास हुआ या बोली जब व्याकरणिक हो जाती है तो क्या बन जाती है? साहित्यिक। साहित्यिक भाषा। बोली जब व्याकरणिक हो गई तो क्या बन गई? साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा को ही बोला जाता है व्याकरणिक भाषा। बोली को ही बोला जाता है मानक भाषा, या बोली को ही बोला जाता है परिनिष्ठित भाषा। भाषा नंबर ये ले लें। नंबर 2 पॉइंट में हम ले लेते हैं कि साहित्यिक भाषा में ही काव्य हो गए, गद्य हो गए और साहित्य की रचना साहित्यिक भाषा में होती है। ठीक है। तीसरा हम ये ले लेते हैं कि साहित्यिक भाषा में कुछ व्याकरणिक नियम एवं शर्तें भी होती हैं। और साहित्यिक भाषा में जो लिखे जाते हैं, किस भाषा में लिखे जाते हैं, तो वो आपकी हो गई अवधी, खड़ी बोली, संस्कृत और अंग्रेजी में साहित्यिक भाषा में लिखी जाती हैं। ठीक है। अब जब साहित्यिक भाषा का जब रूप बदला, विकसित हुआ, तो ये बन गया राजभाषा। राजभाषा। अब एक प्रश्न आपके सामने है कि हिंदी को राजभाषा कहा जाए कि हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा जाए। तो जो राजभाषा शब्द है वो संवैधानिक है। राजभाषा जो शब्द है वो संवैधानिक है। संवैधानिक का क्या मतलब हुआ? भारतीय संविधान में हिंदी को दर्जा प्राप्त है। उसे हिंदी को इसलिए राजभाषा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हिंदी को राजभाषा, हिंदी को संविधान में जगह मिली है, संवैधानिक जगह मिली है, इसलिए हिंदी को राजभाषा कहा जाता है। दूसरा ये कह सकते हैं कि राजभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा, या राज में होने वाले कार्य, प्रमुख कार्य, सरकारी कार्य, सरकारी पत्र व्यवहार, पत्र लेखन जो भी होता है वो राजभाषा में होता है। और राजभाषा क्या है? राजभाषा हिंदी है। तो सरकारी कार्यों में होने वाले कार्य, सरकारी कार्यों में होने वाले कार्य को राजभाषा कहेंगे। इस तरीके से हिंदी को और अंग्रेजी को, दोनों को राजभाषा में शामिल किया गया है। दूसरा, राजभाषा में शामिल किया गया है। अब एक प्रश्न और उठता है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला?
तो इसको पूरा देख लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको ये पूरा मैंने इसे लिख दिया कि ये परीक्षा में इसमें से 2-3 प्रश्न जरूर आते हैं। भाग 17 अनुसूची 8 में, भाग 17 के अनुसूची 8 में, भाग 17 अनुसूची 8 अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 के बीच में राजभाषा की बात कही गई है या राजभाषा के विकास की चर्चा हुई है। ठीक है, तो पहले इसे नवाबों की भाषा, दरबारी भाषा भी कहा जाता था। तो कुल मिलाकर के राजभाषा का अर्थ हो गया राजकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा, यानी जो भी सरकारी कार्य होते हैं वो राजभाषा में किए जाते हैं, क्योंकि ये शब्द संवैधानिक है और हिंदी को संविधान में जगह मिली है, इसीलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अब आते हैं हम लोग, जब राजभाषा का विकास होता है तो उसे कहते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है? अब राजभाषा तो समझ में आ गया, अब राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा समस्त राष्ट्र की भाषा होती है, जन जन की भाषा होती है। व्यापक तौर पे लोग इसको स्वीकार करते हैं, व्यापक तौर पे ये बोली जाती है। कह लेते हैं 80% से अबव लोग हिंदी को बोलते हैं, इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा भी कहते हैं या हिंदी राष्ट्रभाषा है। क्वेश्चन घुमा देगा कि संविधान में दर्जा किसको प्राप्त है? संवैधानिक भाषा क्या है? राजभाषा है। राष्ट्रभाषा संवैधानिक शब्द नहीं है, इसे कह सकते हैं राष्ट्र की भाषा, राष्ट्र की भाषा। और यह शब्द जो है संवैधानिक नहीं है, यह शब्द संवैधानिक नहीं है। इसलिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हिंदी राष्ट्रभाषा है कि राजभाषा है, तो क्वेश्चन को समझिएगा कि हिंदी को संविधान में जो अधिकार प्राप्त है तो वो राजभाषा हो गई, और चूंकि हिंदी समस्त लोग बोलते हैं, जन जन की भाषा है, इसलिए राष्ट्रभाषा हो गई। तो इस तरीके से आपका ये जो है आपका हो गया राष्ट्रभाषा। अब भाई इतने भाषा पढ़ा, राजभाषा पढ़ा, राष्ट्रभाषा पढ़ा, अब राज्य भाषा क्या होती है? राज्य भाषा क्या होती है, चलो इसको भी समझ लेते हैं। राज्य भाषा क्या होती है? कहीं कहीं पे आप लोगों ने देखा होगा, राज्य भाषा भी देखा होगा, बुक में देखा होगा आप लोगों ने राज्य भाषा। तो आपको ये पता है कि हमारा पूरा देश संघों में विभाजित है, राज्यों में विभाजित है, और समस्त राज्यों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। अगर उत्तर प्रदेश का देख लें तो उत्तर प्रदेश में जो भी राजकाज होते हैं वो हिंदी और उर्दू में लिखे जाते हैं या हिंदी या उर्दू में कार्य होते हैं। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो भाषा प्रयोग होता है वो हिंदी और उर्दू, तो इसलिए ये यहाँ की या राज्य की उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा हो गई। तो समस्त राज्यों की अलग अलग भाषा होती है जिसको कि बोलते हैं राज्य भाषा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मैंने पूरा डिटेल में बताया है, पूरी तरह समझाया है आपको। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।